आज हम लोग थोड़ी सी वर्कशॉप की बात करेंगे, फिर अपने नए पोर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा सिविल सर्विस के बारे में जान लेते हैं। कुछ नए बच्चे हैं कि क्या होता है, कैसे इसके लिए प्लान करते हैं, क्या चीज़ें। तो मोटी मोटी चीज़ें तो सबको पता होती हैं। जैसे एक सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम लोग कहते हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस और आईपीएस की कोई तैयारी नहीं होती है, तैयारी होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। तो उसको जानने की ज़रूरत है कि जब हम शुरू से कोई काम प्लान करते हैं तो उसके बारे में बेसिक चीज़ें हमें पता हो, हम बोलने में ही गलत न कर रहे हो, हम बताने में ही गलत न कर रहे हो। तो एक छोटी सी नज़र इस पे कि ये प्लान क्या होता है एग्जामिनेशन का। 3 फेज में ये एग्ज़ाम होता है, हमें पता है, ये सामान्य जानकारी। फर्स्ट फेज जो हमारा है वो पीटी एग्ज़ाम है। पीटी एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी का, सेकंड पेपर उसे भी सेकंड पेपर जनरल स्टडी बोलते हैं, लेकिन स्पेशली वो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है। पुराने सिलेबस में पहले इसकी जगह ऑप्शनल हुआ करता था, एक विषय हम चुनते थे, उसको बदल के सरकार ने, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया। अब एप्टीट्यूड क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, सुना तो बहुत है, होता क्या है? कोई ट्राई कर सकता है? क्या टेस्ट होता होगा? तार्किक परीक्षण। और कोई? जनरल इंटेलिजेंस। और कोई? 2 शब्द हैं, शब्दों को जब सुनो तो उनको ठीक से समझा करो, उनका मतलब जाना करो। हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन से ही काम नहीं चलता, हमें यह भी जानना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। एक शब्द सुना होगा आपने, एटीट्यूड, खूब बोलने में भी यूज किया होगा। एटीट्यूड वाला बंदा है, एटीट्यूड ठीक नहीं लगा, एटीट्यूड हम नहीं देखते किसी का, ऐसे शब्द सुने होंगे बोलचाल में। लेकिन ये एटीट्यूड क्या होता है, इसे कभी सोचा? क्या इसका मतलब है? दरअसल एप्टीट्यूड से ही हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। अगर जो इसके हिंदी ट्रांसलेशन किए जाए तो बहुत अलग अलग होते हैं। जो अपना नोटिफिकेशन जारी करता है यूपीएससी, उसमें भी कई भ्रम पैदा हो जाते हैं कि ट्रांसलेशन गूगल के थ्रू होता है, जो टीम वहाँ काम कर रही वो हिंदी की उतनी जानकार नहीं होती, इंग्लिश में वो लोग काम करते तो हिंदी उसकी अलग अलग बना देते हैं। लेकिन हम मतलब समझने के लिए आपसे कह रहे, जो मनोवृत्ति होती है, जो आपके जन्मजात अभिलक्षण होते हैं, सुना होगा ना, गॉड गिफ्टेड है इसको, ठीक, गॉड ने इसको गिफ्ट किया है। जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि इसको ईश्वर ने ये विशेष गुण दिया है, ये बाई बर्थ है, जन्मजात है इसका गुण। तो जो हमें जन्म के साथ मिलता है, दरअसल उसे मनोवृत्ति कहते हैं। हमारे मन की आदतें क्या हैं, मन को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। एक वो सीमेंट का शायद विज्ञापन आता था, बड़े भैया को तोड़ने का शौक था, मुझे बनाने का शौक था। तो वो कहीं तोड़ ओड़ रहे होंगे, मैं इंजीनियर बन गया, पुल बना रहा हूँ और ये वाला सीमेंट लगा रहा हूँ। बचपन में घर में देखा होगा चोर पुलिस का खेल, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी पापा का खेल। बचपन में ऐसे खेल जो छोटे छोटे बच्चे, वो अगर जो स्टडी आप उन पे करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, इसकी मनोवृत्ति क्या है, उसको क्या पसंद आता है। छोटे छोटे बच्चों से पूछो तो उनकी अपनी चॉइसें बड़ी मज़ेदार होती हैं। क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आगे क्या करोगे, क्या प्लान कर रहे हो, तो बहुत मज़ेदार चीज़ें बताते हैं। वो उनको गॉड गिफ्टेड होता है, उसको हम लोग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। और जो हमारा एप्टीट्यूड होता है, धीरे धीरे वही एप्टीट्यूड हमारे एटीट्यूड में डेवलप हो जाता है। एटीट्यूड को हम सरल शब्दों में समझें तो हमारी आदतें, हमारा जो काम करने का तरीका है, सबका अलग अलग है किसी भी मामले में। तो वो हमारे जो जन्मजात विलक्षण है, गॉड गिफ्टेड हमारा जो टैलेंट है, जो भी हमारे इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से हम आगे काम करना शुरू करते हैं और फिर वो हमारी आदत में धीरे धीरे तब्दील हो जाता है। तो जो आदत हमारी बन गई है वो हमारा एटीट्यूड होता है। तभी कोई कहेगा कि उसका एटीट्यूड ऐसा है। समझ में आया थोड़ा?
तो अब तुम कहो कि जब जन्मजात है तो उसका परीक्षण क्यों करते हैं? उसका परीक्षण अब इसलिए जरूरी हो गया कि बहुत ज्यादा क्राउड है, बच्चों को भी अपने बारे में जानना चाहिए कि उनका एप्टीट्यूड कैसा है। किसी का एप्टीट्यूड बहुत बोलने का होता है, समझाने का होता है, तो उसको टीचिंग एप्टीट्यूड की ओर जाना चाहिए। कोई है जो आंकड़ों में बहुत अच्छा है, डाटा पे बड़ा अच्छा काम करता है, उसको उस तरह का काम चुनना चाहिए। इसीलिए सिविल सर्विस एप्टीट्यूड लागू किया गया यहाँ। ऐसे ही बैंकिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये हर जगह अब शुरू हुआ। पहले क्या था, कम लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग होते थे, कम नौकरियां होती थी, कहीं कोई भी चला जाता था। अब इसको हमें ध्यान में रखना है कि हमारी अभिरुचि क्या है। हिंदी टर्म यूज करते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमें क्या पसंद है, और हम वो क्षेत्र चुनते हैं तो हम बेहतर परिणाम देते हैं। जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको वो काम दे दो तो वो मन मार के तो करेगा लेकिन परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा। ये आगे जब हम डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उधर थ्योरीज पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस तरह के जिक्र आएंगे कि कई इंडिकेटर बनते हैं, कई साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं जिन पे काम किया जाता है। इसीलिए इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया कि जिनका एप्टीट्यूड सिविल सर्विस का हो वो इसके लिए ट्राई करें। अब सिविल सर्विस के एप्टीट्यूड के लिए क्या, कितने लोगों ने कल का मैच देखा था? अरे कल तो बड़ा चर्चित मैच था, बहुत महंगे टिकट बिके, सबकी सांसें फूली थी पहली पारी देखने के बाद, लेकिन सबने देखा होगा, एक आवाज आई ना, सबका इंटरेस्ट है। लेकिन जिसका क्रिकेट का एप्टीट्यूड होगा उससे आप आज बात करो तो वो बॉल बाई बॉल पूरा मैच बता देगा। हमारा नहीं है तो हम मैच तो देखेंगे, वो जिसका एप्टीट्यूड होगा वो इस पे भी इन्वॉल्व होगा कि ये वाला ओवर इसको दे दिया, ये वाला इसको देना था और इसको ऐसे कराना था, और लोग उसी में इन्वॉल्व होते हैं। जिसका एप्टीट्यूड उसका नहीं है वो सिर्फ सामान्य जानकारी ले लेगा, उसका काम चल जाएगा। सिविल सर्विस की जब हम बात करते हैं तो जिसका इंटरेस्ट है, इसीलिए पूछा जाता है कि आप सिविल सर्विस क्यों करना चाहते हैं, क्यों आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। तो क्या आपने इसके बारे में सोचा, क्या आपने जाना कि यहाँ काम क्या करना होता है, ये किस तरह का एग्जाम है, यहाँ कमीशन की आपसे अपेक्षाएं क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसलिए जब आप उस पूरी चीज को समझते हैं, अब कैसे समझेंगे, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तमाम जानकारियाँ होती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या काम करता है, एक कमिश्नर क्या काम करता है, एक एसडीएम क्या भूमिका निभाता है, एसएसपी की क्या भूमिका होती है। इसीलिए देखोगे जब से ये पोर्शन शामिल हुआ तब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड आने लगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। आप जिलाधिकारी हैं, आप मंत्री हैं, आप उप जिलाधिकारी हैं, आप जिले के पुलिस कप्तान हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए शामिल की गई कि आप इन चीज़ों के बारे में पहले से जानें। जिसका पॉलिटिकल एप्टीट्यूड होगा, जैसे मेरा है, मुझे मज़ा आता है उसमें, तो उसको मंत्रियों के नाम कल ही याद हो गए होंगे सारे, क्योंकि वो सबको पहले से जान रहा होगा, सबके बारे में पढ़ता होगा, पता करता होगा। मोदी जी ने कल कितने कैबिनेट मंत्री बनाए, जिसका एप्टीट्यूड नहीं है उसको उतनी जानकारी नहीं होगी, उसने बस शपथ ग्रहण हो गया, ये लोग मंत्री बन गए। लेकिन जिसका एप्टीट्यूड है वो उस पे बहुत डिटेल में जानकारी रखेगा, कितनी उम्र है उस मंत्री की, सबसे युवा मंत्री कौन है। किसी को पता है कल सबसे युवा मिनिस्टर कौन बना? थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है, हाँ बोलो नहीं ज्यादा, बस समझ लिया, हाथ उठा के बोलो, ये नहीं कि यहाँ बैठे हो तो तुम ही बोलते रहोगे। जिसका एप्टीट्यूड जैसा होता है, समझ में आ गया। अब अगर जो आप सिविल सर्विस पास करना चाहते हैं तो आपका एप्टीट्यूड सिविल सर्विस का होना चाहिए। सिविल सर्विस के एप्टीट्यूड के लिए जो सिलेबस इन्होंने बनाया कि कैसे इसे चेक करेंगे कि आपके अंदर है या नहीं है, उस पर अभी हम बात कर लेंगे। जब ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो ये मेरिट में शामिल था, लेकिन मेरिट में इसमें ज़्यादा नंबर कौन ला रहे थे? इंग्लिश मीडियम के बच्चे, पूरी तरह से हिंदी मीडियम गायब हो गया था।
आईआईटी बैकग्राउंड के बच्चे, बहुत सारे जनरल कंपटीशन का जो एग्ज़ाम की तैयारी करते थे एसएससी वगैरह की, वो बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए, क्योंकि वो सिलेबस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, अलग तरह का मामला था, नया नया। उसमें बाद में मेंस में बड़ी दिक्कत आई, फिर इसको बदला गया और इसकी डिमांड हुई, फिर इसको क्वालिफाइंग कर दिया गया। अब इसको आपको 33% से पास करना है, इसमें मेरिट का कोई यूज नहीं। मेरिट टोटल किस पे बनती है? जनरल स्टडी के इस पेपर पे। 200 नंबर में आपके कितने नंबर आएंगे तब आप प्री पास करेंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब सेकेंड फेज पे आते हैं, मेन एग्जामिनेशन। इसका नाम भी है, और जो इसका नाम है वही इसका काम है। मुख्य परीक्षा, मेन एग्जामिनेशन, पूरे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का असली इम्तहान यही है। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो क्रॉस चेक होता है कि क्या तुम वही हो जो मेंस पास करके आए हो, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो आपकी पर्सनैलिटी में, आपको सामान्य रूप से जीवन जीना आता है या नहीं आता है, सामान्य जानकारी है चीज़ों की या नहीं। इसका एक क्रॉस एग्जामिनेशन एक तरीके से होता है, लेकिन सिलेक्शन इसी से होता है। अब इसमें टोटल आपके 9 पेपर होते हैं मेंस में। ये 2 पेपर लास्ट वाले क्वालिफाइंग है लैंग्वेज के, 300 नंबर के ये पेपर होते हैं, लेकिन इन्हें हमें सिर्फ पास करना होता है, इसके नंबर मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। बाकी इन पेपर्स के यहाँ तक नंबर जोड़े जाते हैं, नीचे ग्रांड टोटल दिया हुआ है। 1750 नंबर का मेंस होता है। 1750 में जिसके जितने नंबर आएंगे उससे उसका सिलेक्शन तय होगा। अब पहला पेपर निबंध का, ऐसे आपको अब 2 पार्ट में दिया जाता है, पहले एक ही पार्ट में होता था, अब 2 पार्ट में आने लगा है। 2 निबंध आपको लिखने होते हैं 3 घंटे के पेपर में, और उसमें 250 नंबर में जो भी नंबर आप पाते हैं वो आपकी आगे की भूमिका तय करते हैं। फिर जनरल स्टडी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 जीएस के पेपर, इनका सिलेबस मेंशन है पूरा, इसमें क्या क्या होता है। स्पेशली इसको जब हम आगे देखेंगे तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है कमीशन, बड़ा कमीशन है, संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पूरे देश के लिए हर विभाग के अधिकारियों का सिलेक्शन यूपीएससी करता है, ये तो पता है ना। अधिकारियों का चयन यूपीएससी करता है, कर्मचारियों का चयन एसएससी करता है, वो कर्मचारी चयन आयोग है। जो यूपीएससी है वो अधिकारियों के चयन का आयोग है। हर विभाग के अधिकारी, यहाँ पे सिविल सर्विस की बात हो रही है, तो इन्होंने पहला जो पेपर बनाया जीएस का, जनरल स्टडी का, उसमें सामान्य रूप से ऐसा सिलेबस रखा है कि जिसको सोसाइटी की समझ है, अपने समाज को जानता है, वो बच्चा इस पेपर में अच्छा करेगा। उसमें पूरे पॉइंट वाइज सिलेबस है, वो तो हम मेंस के क्लास में स्पेशल डिस्कस करेंगे, लेकिन जिसको अपना समाज पता है, अपना अतीत पता है, पास्ट प्रेजेंट पता है, फ्यूचर की जिसकी प्लानिंग है, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कैसे होता है, हम कहाँ से आए, कैसे डेवलप हुआ, सारी चीज़ें जिसकी समझ है, वो फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर जो जीएस का कहते हैं, जो सीरियल में थर्ड पेपर है, इसमें जिसे भी अपना सिस्टम पता है कि हमारा देश चलता कैसे है, हमारे देश की गवर्नेंस कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह से फ्रेमवर्क है, उसके बाद हमारे पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं, आईआर जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे रिलेटेड सारी जानकारी इसके लिए ज़रूरी है। फिर आता है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर को आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल, बहुत सारी चीज़ें इसमें दे दी, लेकिन इसका पूरा नेचर जब आप समझोगे, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वहाँ तक कि इसमें, इस पेपर में सिर्फ इस बात का ध्यान रखा गया कि डेवलपमेंट की आपको समझ है या नहीं, विकास के बारे में आपकी कोई अप्रोच है या नहीं। अगर जो डेवलपमेंट की समझ है तो आपका जनरल स्टडी का तीसरा पेपर तैयार है। फोर्थ पेपर जो रखा है जनरल स्टडी का, वो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये आपके जो गुण हैं उनके बारे में है, जो आपकी विशेषताएं हैं, ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उनकी आपको समझ है, समाज की समझ है, क्या आप जानते हो कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए,
अपने किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अपने व्यक्तित्व में उभारना चाहिए और किन को अपने व्यक्तित्व में बैलेंस करना चाहिए, कम करना चाहिए, इसकी समझ। फोर्थ पेपर आपके जीवन जीने के तरीके से जुड़ा हुआ है और सिविल सर्वेंट की तरह आप कैसे जिएंगे उसका यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करते हैं। उस वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होते हैं 250-250 नंबर के, 500 नंबर के एक वैकल्पिक विषय। कोई भी आप विषय चुन सकते हैं। इसके लिए बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या मेरा ग्रेजुएशन में रहा वही विषय चुने या हुआ है, नहीं, कोई मतलब नहीं। यूपीएससी कोई आप पे बंदिश नहीं लगाती है। पूरा सिलेबस, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है हमारे एकेडमिक में नंबर कम थे, क्या हम ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं? यहाँ पर आज तक आपके जीवन में पीछे क्या हुआ उसका कोई लेना देना नहीं। अब जीवन में क्या होने वाला है उससे मतलब है। आप 3rd डिविजनर हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम में, आगे आ जाओ, बढ़ जाओ, आपने किस स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन किया है कोई फर्क नहीं उससे। आपने नंबर कितने पाए थे कोई फर्क नहीं उससे। बहुत लोगों को लगता है नंबर अच्छे होंगे तो इंटरव्यू में बड़ा फायदा मिलता होगा, कतई ऐसा नहीं है। उस समय आपके जीवन में क्या घटा इससे यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं। अब क्या है आप और क्या कर रहे हैं उससे लेना देना है। हो सकता है आपको पढ़ने का अच्छा मौका ना मिला हो, परिवार ना हो, संसाधन ना हो, तो आपके नंबर कम आए होंगे, लेकिन उससे आज क्या लेना देना। तो इंटरव्यू में सिर्फ इतना होता है कि जितना अच्छा डेफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसी हिसाब से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। कभी इंटरव्यू पे बात होगी तो उसको डिटेल बताएंगे। अभी भी एक बाहर लड़का खड़ा हुआ है, अमित गौतम, अभी इंटरव्यू दे रहे थे, उसका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यूपीएससी से ही एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन कई बच्चे इंटरव्यू गाइडेंस ले रहे थे, उसी में वो भी थे। उनका इंटरव्यू 5 तारीख को था, बहुत अच्छा हो गया, तो वो इतने खुश हो गए कि वो बरेली चले आए हमसे मिलने। और अभी बरेली आज बैच शुरू हो रहा था तो भी, नहीं सर मैं आ जाऊँगा, आज भी आपके साथ रहूँगा, अब तो रिजल्ट का इंतज़ार करना है। तो इंटरव्यू में और कुछ नहीं होता, आपने अभी तक जो जीवन जिया है बस उसका एक परीक्षण हो जाता है, निरीक्षण हो जाता है कि क्या डेफ में जो तुमने लिखा है वही हो तुम, सामान्य समझ तुम्हें है चीज़ों की या नहीं। और स्पेशली यूपीएससी बहुत प्लान से इस परीक्षा को बनाया है। जो प्री का एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से पढ़ने का एग्ज़ाम है, जो मेंस है ये पूरी तरह से लिखने का एग्ज़ाम है, और इंटरव्यू बोलने का एग्ज़ाम है। हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह का परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, ये बायो में आप लोग पढ़ेंगे, जानते भी होंगे। तो उस हिसाब से पूरा दिमाग आपका सही है और काम करता है, तभी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई पास कर सकते हैं, तभी आप अधिकारी बन सकते हैं। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये 9 पेपर हैं जिनमें 7 पेपर मेरिट के लिए हैं, 6ठा और 7वां पेपर ऑप्शनल। ये 2 पेपर क्वालिफाइंग हैं। ये देखा जाता है कि आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, और जो हमने हिंदी लिखा है ये हिंदी नहीं होता, यहाँ पर कोई भी भारतीय भाषा होती है। आप लोग यहाँ पे हैं, सब उत्तर प्रदेश के हैं, सब हिंदी भाषी हैं, इसलिए हिंदी लिखा। यहाँ पे आप कोई भी भारतीय भाषा चुन सकते हैं। एक भारत की भाषा आती है या नहीं आपको, और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिसमें सामान्यतः व्यवहार में काम होता है, क्या दोनों भाषाओं की समझ है आपको या नहीं। इसलिए ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, बहुत इजी होता है, सभी नॉर्मली पास कर लेते हैं, क्योंकि 25% क्वालिफाई करना होता है। तो इतनी समझ सबको भाषा की होती है इस स्तर तक। ये मेंस का हमारा प्लान हमने आपके सामने रखा कि यूपीएससी ने क्या आपके लिए प्लान किया है। फिर 3rd फेज में आपका इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू के बारे में भी हम बता ही चुके, 275 नंबर का होता है, और उसके बाद टोटल 2025 नंबर में जो नंबर आपके आएंगे उससे आपका सिलेक्शन, और फिर आप जो प्रेफरेंस देते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम में पहले 24 नौकरियां थीं, लगभग हर साल 1-2 बढ़ घट जाती है, अब 20 के लगभग। रेलवे को मर्ज कर दिया 2-3 सर्विस को, तो आप आईएएस चुनना चाहते हैं, आईपीएस चुनना चाहते हैं, फॉरेन सर्विस चुनना चाहते हैं, रेवेन्यू सर्विस, उसके लिए आप अपनी प्रेफरेंस देते हैं, और जो आपके ये नंबर हैं इससे तय होता है कि आपको कौन सी प्रेफरेंस मिल रही है।
जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको उसकी फर्स्ट चॉइस दे दी जाएगी। नॉर्मली लोग आईएएस, आईएफएस या कोई कोई आईपीएस, और फिर रेवेन्यू, रेलवे और अकाउंट की सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट की सर्विस, और फिर लास्ट में दानिप्स और दानिक्स। ये दिल्ली, अंडमान, यूटी की और पौंडचेरी की जो अपने यहाँ एसडीएम और डिप्टी एसपी की भर्ती होती है। तो हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो करता है। यूटी में इस तरह से कमीशन है नहीं, तो उनके बी ग्रेड सर्विस, उसे बी ग्रेड कहते हैं। ए ग्रेड तो ये हो गए सारे, बी ग्रेड सर्विसेज की वहाँ पर जो स्टेट के ऑफिसर्स की भर्ती होती है वो भी इसी परीक्षा से कर ली जाती है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है और केंद्र सरकार के हिसाब से ही वहाँ चीज़ें तय होती हैं। समझ में आ गया? इतना क्लियर सबका यहाँ तक कि ये हमारी पूरी परीक्षा की प्रक्रिया है। सिलेबस इसमें दे दिया गया, आपको प्रोस्पेक्टस मिला होगा, उसमें भी है। जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, उसमें ये 7 यूनिट रहती हैं। इन 7 यूनिट की पढ़ाई आपको करनी है। देखने में सिलेबस बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जहां इन्होंने लिख दिया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो अब पूरे भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, तो कहने में बहुत छोटा है, पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उस पर फिर डिटेल बात करेंगे। इन 7 यूनिट पे आप काम करेंगे, उन्हीं से आपकी मेरिट बनेगी। क्लियर है? क्वालिफाइंग के लिए हमने जो बताया था सीसेट का पेपर, उसमें अभी 6 यूनिट हैं। पहले इसमें 1 यूनिट और थी, जनरल इंग्लिश, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट अभी ये शामिल हैं। यूपीपीसीएस में जो पेपर होता है सीसेट का, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों और बढ़ जाते हैं। बेटा थोड़ा और उधर बढ़ के बैठ जाओ, तुमसे कह रहा हूँ, उधर बढ़ जाओ, पीछे से जो आएगा वो बैठ जाएगा, बार बार डिस्टर्ब होगा। ठीक है, सिलेबस पे हमारी बातचीत हो गई, तुम लोगों के पास है। किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो वो तुम पूछ सकते हो। किसी का भी कोई डाउट, किसी तरह का कोई भ्रम हो मन में, परीक्षा के लिए अटेम्प्ट कैसे होते हैं, ये क्या होती है, वैसे तो अब सब जानकार हैं। यूट्यूब पे सारी जानकारी इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि उसके लिए बच्चे परेशान नहीं होते। सिलेबस से लेके कोई डाउट, कुछ स्टडी मटेरियल क्या होता है, तो उसके लिए हर पोर्शन में, जैसे जीएस है, जीएस के लिए ये ध्यान रखिए कि हर पोर्शन में एक कोई भी जो आधिकारिक पुस्तक है, आधिकारिक किस आधार पर तय होगी कि जो सब सिलेक्ट होते हैं वो अपनी अपनी किताब के बारे में बताते हैं, हमने ये पढ़ा ये पढ़ा। तो उसके लिए हमारी सलाह यही होती है कि जो टेक्स्ट बुक है उसका सिलेक्शन करिए और एक पोर्शन में एक किताब पढ़िए, और एक किताब 20 बार पढ़िए, न कि अलग अलग 20 किताबें एक एक बार पढ़िए। वो इसलिए कि यूपीएससी में जब नंबर आते हैं तो आपने देखा होगा 50% पे मेरिट टॉप होती है। प्री में भी जिसके 50% मार्क्स हैं वो आईएएस हो जाता है। 50% से हमेशा कम ही कट ऑफ रहता है। तो अगर जो कुछ क्वेश्चन नहीं आते आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आता हो वो ठीक से आता हो। तो अब लगभग हर पोर्शन में प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। जैसे पॉलिटी पढ़नी है तो एम लक्ष्मीकांत। अब आप देश के किसी भी कोने में तैयारी कर रहे हैं, अगर जो सीरियस हैं, आप गंभीर विद्यार्थी हैं, आप परीक्षा के लिए वाकई दृढ़ निश्चय करके पढ़ रहे हैं, डिटरमाइंड हैं, तो आप एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, किसी दूसरे का नोट्स आपके काम नहीं आएगा। आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, उससे अपना नोट्स बनाएंगे तो वो आपके काम आएगा। क्लियर? वो आगे हम लोग बात कर लेंगे, या सामान्य जानकारी सबके पास है, बुक लिस्ट बाहर भी लगी मिल जाएगी, कि कोई ऐसा उसमें रहस्य नहीं है कि क्या पढ़ना है। आज सबको सब के बारे में पता है। फिर भी कोई डाउट हो किसी का तो अभी पूछ सकता है कि इस पोर्शन में क्या पढ़ें। हिस्ट्री में थोड़ा डाउट रहता है, कई सारी किताबें आ जाती हैं, थोड़ा लेंदी सिलेबस होता है। अपने बच्चों को हम यहाँ अपना खुद का तैयार किया हुआ नोट्स, वो एक जगह कंपाइल किया गया है टेक्स्ट बुक से ही, क्योंकि हिस्ट्री के सिलेबस के लिए या तो फिर हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत मोटी किताब पे जाएं। अब कोई बच्चा अगर जो जीएस के लिए हिस्ट्री तैयार कर रहा है और वो कहीं सुन ले कि एंशिएंट इंडिया पढ़ने के लिए कोई बड़ी एक
केसी श्रीवास्तव साहब थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उनकी लिखी हुई किताब है। एक हाथ में उठाने में दर्द होने लगता है, इतनी मोटी वो किताब है। फिर मध्यकालीन भारत के लिए, मिडेवल इंडिया के लिए आपने किसी और राइटर की बुक ले ली, मॉडर्न के लिए कि यशपाल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा, ये तो वो बहुत हो जाएगा, फिर आप पूरी साल हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी हैं और न्यू एनसीईआरटी हैं, उनको ठीक से पढ़ लिया जाए तो काम हो जाता है। हमारी भी कोशिश यही है कि वो हिस्ट्री में हम जो प्रोवाइड कराते हैं वो कंपाइल किया, बुक फॉर्म में भी इस साल प्लान है कि उसे ला देंगे, तो उससे एक जगह आपको सारी सामग्री मिल जाती है। ज्योग्राफी है, चाहे माजिद हुसैन साहब, महेश बर्णवाल, सविंदर सिंह, कोई भी किताब, सब इस तरह किताबें हैं। सारे लोग इसी विषय के अध्यापक रहे, उन्होंने लिखा। क्लियर? किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, यहाँ तक सब क्लियर? बस यूपीएससी के लिए ये ध्यान रखिए कि ये परीक्षा, जैसे इसके बारे में एक बड़ा भ्रम है कि ये बड़ा विद्वता का एग्जाम है, ठीक है? लगता है ना, अरे उसने तो आईएएस पास कर लिया, साहब बहुत बड़ा विद्वान। जैसे हम लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं पढ़ाने लिखाने का, उन्हें भी लोग आवश्यकता से अधिक सम्मान इस बात पे देते हैं कि ये बड़े विद्वान हैं। जैसे बरेली में कुछ लोग कहेंगे ये तो आईएएस को पढ़ाते हैं, आप तो साहब बहुत बड़े जानकार। ये सब भ्रम है, ऐसा कतई नहीं है। आईएएस को पढ़ाने वाला विद्वान हो ये कतई जरूरी नहीं। जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, कॉलेजेस में प्रोफेसर, वो ज्यादा विद्वान है। वो कोई ऐसा आधार नहीं, इस परीक्षा को पास करने का विद्वता कोई बेस नहीं है कि आप बहुत विद्वान हैं तो आप आईएएस बन जाएंगे। इस चीज को खूब दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये भ्रम की तरह से है, ये इल्यूजन है। अच्छा, जानते हो संदेह और भ्रम में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाउट एंड इल्यूजन? नहीं जानते? किसी ने नहीं सुना? थोड़ा सोचा करो, वर्कशॉप है, इसमें तुम भी बोल सकते हो, तुम्हारे मन में जो भी हो। डाउट क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है? यूपीपीसीएस में बहुत पूछा गया है इंटरव्यू में ये प्रश्न, और सिविल सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी है। सिविल सर्वेंट के लिए कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट वही है, एप्टीट्यूड उसका, जो हर चीज पे डाउट करता है और जो इल्यूजन में कभी नहीं आता। अब क्या है, हम तुम्हें बड़ा आसान तरीके से समझा दे रहे, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। कोई हल्का अंधेरा कमरा है, हम उसमें घुसे और उसमें एक रस्सी पड़ी हुई थी। अब हम घुसे, कमरा खोला, अंदर झांके और देखा। अब हम डाउट कर रहे हैं, क्या ये सांप है या ये रस्सी है? इसे डाउट कहते हैं। हम क्लियर नहीं है, कभी लग रहा है ये सांप है, फिर लग रहा है नहीं सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, फिर लग रहा है नहीं रस्सी। हम उस पर डाउट कर रहे हैं, लेकिन हम कमरे में घुसे, रस्सी पड़ी हुई थी और हम वहां से भागे, सांप सांप सांप। मतलब अब हमने असत्य को सत्य मान लिया। दर्शन ऐसे ही समझाता है कि अब हमने रस्सी को सांप मन में मान लिया। ठीक, तो ये स्थिति क्या है? ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। अब समझ में आ गया? हमेशा रहेगा डाउट। हमें सिविल सर्वेंट है, वो अपने स्टाफ पे भी डाउट करेगा। जैसे पुलिस आती है, कोई अपराध हुआ है, कोई हत्या हुई है, वो जिसने इन्फॉर्म किया उसी पे डाउट करेगा। पुलिस सब पे डाउट करेगी, लेकिन इल्यूजन में नहीं रहेगी कि नहीं यही अपराधी है। डाउट होगा तभी उस पे जांच होगी, तभी आप परीक्षण करेंगे, फिर आप टॉर्च लाएंगे, लगा के देखेंगे कि साहब ये रस्सी है कि सांप है। क्लियर हुआ? तो हमें डाउट तो करना चाहिए, लेकिन इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। और ये इल्यूजन है क्या कि जो आईएएस होता है वो बहुत विद्वान होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यूपीएससी ने एक प्रक्रिया तय की है, बाकायदे वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, हर साल पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं कि हम किस तरह के अधिकारी चुन रहे हैं, सरकार को किस तरह के अधिकारी चाहिए है। उसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। ठीक, इसीलिए यूपीएससी या तो आपको सिलेक्ट करता है या नॉट सिलेक्टेड छोड़ देता है।
पास और फेल नहीं करता। कई बार कोर्ट में केस होते हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा निर्णय आया है कि पीसीएसजे की कॉपियां कोर्ट ने मंगा ली हैं, किसी विद्यार्थी की रिट है। तो कमीशन हमेशा ये कहता है कि हमने ना आपको पास किया है ना फेल किया है, हमने तो आपको सिलेक्ट किया या नहीं किया। अब सिलेक्शन का तरीका, हमने आपको सिलेक्ट क्यों किया कि हमारा कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, कुछ गुण विशेषताएं हैं, उनका हमने परीक्षण किया, आप उन पे खरे उतरे तो आप सिलेक्टेड हैं, आप नहीं खरे उतरे तो नॉट सिलेक्टेड हैं। आप कहें कि हम बहुत विद्वान हैं, तो बहुत विद्वान हैं तो जाइए आप अध्यापन का कार्य करिए, प्रशासन में आपके लिए जगह नहीं है। विद्वान हैं तो आप रिसर्चर हैं बहुत अच्छे, तो आप उधर काम करिए। जैसे बहुत विद्यार्थी, हम समाज सेवा, तो तुरंत कमीशन में जो इंटरव्यू में लोग बैठे होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और लोग, तो फिर एक काम करिए, आप एनजीओ खोलिए, समाज सेवा करिए। यहाँ समाज सेवा करने थोड़े आ रहे हैं, ये लोक सेवा है, पब्लिक सर्विस है। समाज सेवा नेता लोग करते हैं, वरिष्ठ समाज सेवी होते हैं, ठीक। यहां तो आपके तय नियम कायदे कानून है, उनके तहत आपको काम करना है। अब जो गुण विशेषताएं चाहिए उनका परीक्षण करने का प्रयास किया जाता है, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, और फिर उसके बाद जो जैसा। यूपीएससी एक ही लाइन कहती है, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। अगर जो यूपीएससी ने सोचा है वैसे ही तुम वहां पे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और अगर जो तुम वैसे नहीं हो तो चाहे बहुत अच्छे हो, आप आइंस्टाइन हैं, लेकिन हमें आइंस्टाइन नहीं चाहिए, हमें तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो चुनाव करा ले। अभी देखा चुनाव में अधिकारियों का बहुत बुरा हाल होता है। आपस में अधिकारी बात करते हैं तो वो कहते हैं वो चुनाव हमने करा लिया, उसके बाद तो हम परफेक्ट हो गए। बड़ा कठिन काम है इलेक्शन। ऐसे ही तमाम तरह की आपदाएं, लड़ाई झगड़े, अगर जो आप किसी भी अधिकारी के ऑफिस में सुबह 10 से 12 बैठ लें साथ में, तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं तो जब भी जाता हूं, चूंकि सारे लोग परिचित हैं प्रशासन में, हमारे परिवार में भी लोग रहे, फिर साथ ही सारे, मेरी पढ़ाई लिखाई जिन विश्वविद्यालयों से हुई वहाँ सब लोग सिविल सर्विस ही देते थे। बस मेरा ही एक मन था कि मुझे नौकरी नहीं करनी थी, और ये निर्णय मैंने बहुत सोच समझ के बहुत कम उम्र में ले लिया था। ग्रेजुएशन में तय कर लिया था कि इस जीवन में नौकरी नहीं करूँगा, तो नौकरी नहीं करूँगा तो मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। हमारे गुरुदेव ने कहा तो यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम होता है जेआरएफ वाला, वो मैं एमए करते हुए उसका फॉर्म भर दिया था। जीवन की एक वही परीक्षा है, उसमें मैंने ऑल इंडिया टॉप किया। दर्पण में सिलेक्टेड का हमारा इंटरव्यू भी छपा, और सेलिब्रिटी टाइप फील किया कि हाँ भाई दर्पण में इंटरव्यू छप जाता है मैगजीन में कि उन्होंने बहुत मेहनत की, और ज्ञान देते हैं कि हमने कैसे किया। लेकिन और कोई एग्ज़ाम कभी दिया नहीं, क्योंकि आप सिविल सर्विस में भी जाएंगे तो वो भी नौकरी है। हमारा अपना मानना था कि इस जीवन में हमें बॉस नहीं चाहिए, यस्सर करने के लिए हमारा जीवन नहीं है कि 10 बजे फाइल लेके खड़े हैं, कहा 3 बजे आना, फाइल लेके 3 बजे खड़े हैं। और आप चाहे जिस नौकरी में हैं, आप कलेक्टर बन जाएंगे तो भी आपका भी बॉस होगा, आप प्रमुख सचिव बन जाएंगे तो भी आपका बॉस होगा, मंत्री आदेश देगा, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा वो भी है। अभी ये आगे पॉलिटी में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपने अपनी चॉइस है, अपने अपना तरीका है। हमने जो चुना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन था, वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना ही सिविल सर्विस के लिए जाता है। हिंदू कॉलेज डीयू से मेरा पीजी था। हिंदू कॉलेज के सारे बच्चे सिविल सर्विस ही देते हैं। हिंदू कॉलेज में एडमिशन ही इतना कठिन माना जाता है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा कॉलेज है, और वहाँ से बहुत सिलेक्शन होते हैं। हमारे साथ के सारे पढ़े हुए जो हमारे बैचमेट्स हैं वो सब उन्हीं सर्विसों में हैं। उसके बाद मैंने पीएचडी जामिया से किया, पोस्ट डॉक जेएनयू से। तो जामिया में भी, अभी भी जामिया का जो रिजल्ट आया है, रेजिडेंशियल कोचिंग का बड़ी चर्चा रही। मैंने उसमें 3.5 साल पढ़ाया है, क्योंकि जब जेआरएफ और एसआरएफ होते हैं तो आपको क्लासेस दिए जाते हैं। हमें वहाँ भी क्लासेस मिले, क्योंकि हम इसी फील्ड में पढ़ाते थे। मैं जब एमए फाइनल में था तब से टीचर हूँ सिविल सर्विस का, और वो भी ऐसे ही अचानक बना था। ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे नाम मुझे मिलते थे। मैं नेशनल डिबेटर रहा, डिबेट बोलता था इंटर यूनिवर्सिटी, ठीक। तो
खूब सारे प्राइज जीतता था। तो एक लोगों ने मुझसे कहा कि निबंध पढ़ाना, हमारे यहाँ एक संस्था थी दिल्ली में कि हमारे बच्चों को मेंस में निबंध का पेपर पढ़ा दो, निबंध में तुम हर बार प्राइज जीतते हो। और वो वास्तव में सही था, मैं लिखता अच्छा था, तो वहाँ पढ़ाने चला गया। उसी में मज़ा आने लगा कि हाँ ये काम तो बहुत अच्छा है, पढ़ाने में मज़ा आता है, यहाँ नौकरी जैसा भी नहीं है। अब तो कोई हमारा मालिक है ही नहीं भाई, कोचिंग में भी हम अपने ही मालिक हैं खुद के। तो ये अपनी चॉइस है। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि कतई ऐसा मत सोचिए कि सिविल सर्विस ही अंतिम जीवन का विकल्प है। आप जो काम आपके पसंद का हो वो करिए और सच्चे मन से करिए। अगर जो ईमानदारी से चुटकुले आप सुनाते हैं तो कपिल शर्मा बन जाते हैं। कपिल शर्मा की क्या विशेषता है? चुटकुले सुनाना, कॉमेडी करना। लेकिन दुनिया में उसकी प्रसिद्धि है। आप अच्छा खेले तो आप सचिन और विराट बन जाइए, बुमराह बन जाइए। आप जो काम करना चाहें, आप टीचर बनना चाहते हैं टीचर बनिए। हमारी वाइफ है, प्रोफेसर हैं, इसी उम्र में वो प्रोफेसर हो गई हैं, कम एज में, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी वो जॉब ज्वाइन कर ली थी और प्रमोशन लेते हुए वो प्रोफेसर हो गए। उनका सिविल सर्विस में भी हुआ था, उधर भी हुआ था, इधर मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू ही देने नहीं गई, तब तक चूंकि प्रोफेसर हो गई। उनकी चॉइस यही थी। उन्होंने सब नौकरी के फॉर्म भरे थे। लड़कियां थोड़ा होती है ना जल्दी, हम पिताजी पे कब तक बोझ रहें, ये रहें, इस तरह का सोच के। वैसे भारत में लड़के तो सोचते नहीं, लड़कियां ही सोचती हैं। तो उन्होंने सारी परीक्षाएं दी, सबके रिजल्ट पास हो रहे थे, लेकिन उनको जो चाहिए था, टीचिंग चाहिए थी, टीचिंग उनको मिल गई और उन्होंने वही काम किया। अपने बहुत अच्छा उनका काम है, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और बहुत सारी बुक्स उनकी पब्लिश हुई हैं और इंटरनेशनली उनका नाम है, चूंकि वो उर्दू में काम करते हैं, वो उर्दू की प्रोफेसर। तो आप जो काम करें, आप पूरे मन से करें, आप जरूर उसमें सफल होंगे। कतई ऐसा न सोचिएगा। सिविल सर्विस की वर्कशॉप है, फिर भी मैं ये कहता हूँ। दूसरी बात, एक बड़ा भ्रम होता है बच्चों के मन में, वर्कशॉप है इसलिए दो चार ऐसी बातें कर ले, फिर हम आगे अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा भ्रम होता है कि कोचिंग की कितनी भूमिका है आपके सिलेक्शन में। सबके मन में ये प्रश्न रहता है जो बच्चे पूछते हैं। इसका उत्तर है 0 से 100% तक। अगर जो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा है जो सिविल सर्विस के करंट ट्रेंड और पैटर्न को जानता है, उसके बारे में उसको समझ है और वो आपको गाइड कर रहा है, तो आपको कोचिंग की 0% जरूरत है। लेकिन यदि आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपको कोचिंग की जरूरत है। क्योंकि कोचिंग वाला प्रोफेशनली यही काम करता है। कोई जानने वाला आपका दोस्त है, परिवार में है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, वो आपको लगातार गाइड कर रहा है। जहां आप पूछ रहे हैं वो बता रहा, कैसे पढ़ो, क्या करो, तो आपको कोई जरूरत नहीं। क्योंकि कोई कोचिंग किसी को आईएएस नहीं बनाती। ठीक, लोग हमसे कहते हैं आप आईएएस बनाते हैं, आप पीसीएस बनाते हैं। मैं कहता मैं कतई ऐसा काम नहीं करता हूं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। मैं 100 लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसमें से कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये मेरे हाथ में ही नहीं है। जो मेहनत करेगा वो बनेगा। अगर जो हम बनाते होते तो हम अपनी चॉइस से बनाते ना, कि चलो अपने सब रिश्तेदारों को पहले आईएएस बना देते हैं। हम नहीं बनाते, हम तो सिर्फ गाइड करते हैं। और चूंकि ये बड़ा एग्जाम है, सिलेबस बहुत है, इसमें बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पोस्ट कम है और एप्लीकेंट ज़्यादा है। कंपटीशन सिर्फ इसी पे तय होता है। 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे, 12 लाख लोग फॉर्म भर रहे। जब इतने लोग अप्लाई करेंगे तो ये टफ हो जाएगा, तब कंपटीशन बढ़ जाएगा। फिर सिलेक्शन में रेशियो उसी परसेंट में बहुत कम रह जाएगा। पोस्ट 700 हैं, 800 हैं, 1000 हैं, फॉर्म 10 लाख हैं। तो अब कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितना टफ है। इसलिए इसकी तैयारी में फिर आपको गाइडेंस की, कोच की जरूरत पड़ती है कि कोई आपको बताता रहे क्या करना है। आप सही कर जो कर रहे हो वो सही है या वो गलत है, आपको इसका भी परीक्षण करना होता है। इसीलिए आंसर राइटिंग करके चेक कराना, दिखाना। अभी मैंने सोहम को बुलाया है, अभी मिलवाएंगे तुम लोगों से। आंसर राइटिंग देख के आप बता देंगे। सोहम का जब मैंने आंसर चेक किया था तभी कह दिया था ये पक्का सिलेक्शन पाएगा। सिर्फ आप कॉपी देख के बता देंगे कि ये लड़का सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वही कर रहा है जो यूपीएससी को चाहिए है। बीच में वो अपनी नौकरी ज्वाइन करने की इच्छा कर रहा था कि यहाँ हुआ नहीं और मैं जा रहा हूँ
पर घर में परेशान, उसकी मम्मी बताती हैं 4 दिन खाना नहीं खाया, फिर आया मेरे पास, सर मैं क्या डिसीजन लूँ, सोच नहीं पा रहा। हमने कहा तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी दे रहा, हो जाएगा सर, 100% होगा। उसको पूरा बूस्टअप किया, उससे कहा, हमने कहा तुम लिख के ले लो, सेकंड लिस्ट में तुम्हारा नाम आ रहा। और 4-5 दिन बाद सेकंड लिस्ट आई, वेटिंग लिस्ट पिछले साल वाली, और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, रेलवे मिल गया, एकदम बूस्टअप हो गया। भाई अब तो हो गई ना एक बड़ी अच्छी नौकरी, अब क्यों गुड़गांव जाना है वापस, अगला एग्जाम और अच्छे से दिया, प्रॉपर आईएएस, क्योंकि अब पाने को ही वही बचा था, नहीं तो नौकरी तो मिल ही गई। हमारे बेटे का बर्थडे था दिसंबर में, मेंस का भी रिजल्ट नहीं आया था तब। हमारे जितने गेस्ट आए थे उनमें जिससे भी उसकी मुलाकात हुई, तो मैंने यही कहा ये इस साल प्रॉपर आईएएस बनेगा। तो वो कहता था अरे सर अभी मत कहिए, बच्चों को लगता है, अरे हम कह रहे थे नहीं तुम फील करो, तुम्हारा होगा, तुम इसी कॉन्फिडेंस में रहो। और 1 मार्च को उसका इंटरव्यू था। मार्च को जब इंटरव्यू था उससे 2-4 दिन पहले अचानक फोन आया, सर ये नाथ कॉरिडोर के बारे में जरा बताइए, नाथ मंदिरों के बारे में बताइए, क्योंकि अगर जो पूछ दिया तो मैं उतना जानता नहीं हूँ मंदिरों के बारे में। अब तो हम उसे तैयार कर रहे हैं कि ये किताब बरेली पे लिखी जाए, क्योंकि बरेली पे उसको मैंने बहुत तैयारी कराई, और लगभग हर बड़े शहर पे किताब मिल जाती, बरेली पे कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। तो मैंने सोहम से तभी कहा था कि ये तुम सिलेक्ट हो जाओ जब टाइम मिले। अभी उसने मुझे व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल भेज दिया है, क्या क्या चैप्टर क्या बनाएं क्या रखें। तो हमने कहा हमारी तुम्हारे संयुक्त नाम से एक किताब आएगी कि बरेली के बच्चे जब इंटरव्यू दें तो उन्हें पूरी जानकारी मिल जाए। कुछ खास नहीं है, लेकिन हम सोचते नहीं उन चीज़ों को। हॉबी में आपने दे दिया रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी आपको पता ही नहीं कि ये होता क्या है। अभी मैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वाले इंटरव्यू ले रहा हूँ, एक बच्चे ने हॉबी में लिखा है वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ठीक। अब पहला क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रनिंग। अब पता ही नहीं है ये क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ तो विद्वान लोग बैठे हैं, है किसी की हॉबी रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग? वॉकिंग और रनिंग में क्या अंतर होता है? जो धीरे धीरे किया जाता है वो वॉक, जो तेज किया जाता है वो दौड़। ये सबसे वाहियात उत्तर है। क्यों? जिसकी शरीर में जैसी ताकत, जैसी एज, 90 साल का आदमी रनिंग भी कर रहा होगा तो वो वॉकिंग जैसी ही होगी, ठीक। 20 साल का आदमी वॉकिंग भी करेगा तो वो रनिंग जैसी होगी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मेरी एक पहचान हुआ करती थी, मैं पैदल चलता था, जो सबसे तेज कैंपस में चल रहा हो वही। मैं बहुत तेज चलता था विद्यार्थी जीवन में। अब तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी या अपने यहाँ कोचिंग में भी देखता हूँ तो बड़ा तरस आता है यूथ जनरेशन पे, पैर घसीट घसीट के चलते हैं। एक बरेली कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो उस दिन मैडम कह रही थी कि बड़ा आश्चर्य होता है कि ये यूथ एनर्जी ही नहीं है। जब हम यूथ थे एनर्जी थी तो पैर जमीन पे आते ही नहीं था, दौड़ते हुए ही चलते थे, कभी रिक्शे पे नहीं बैठता था, क्योंकि कोई आदमी हमें क्या खींचेगा इस एनर्जी में, इस टाइम में। सब काम दौड़ के, रिक्शे से चलना नहीं, कैंपस में साइकिल बाइक चलनी नहीं, और धीरे धीरे चलेंगे तो टाइम खराब होगा, तेज चलेंगे। डिबेट भी बोलनी होती थी, पढ़ाई भी करनी होती थी, और भी काम, आप डिबेटिंग सोसाइटी में हैं, थिएटर में हैं, इसमें हैं, उसमें हैं, तो आपके पास टाइम की कमी है। तो हम उसे कभी आज तक मैं जीवन में जिम नहीं गया, कभी एक्सरसाइज अलग से नहीं की, अपने काम में ही कर सकते हैं आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, बस जो आप कर रहे हैं। तो वॉकिंग और रनिंग या कोई भी हॉबी आप जो देते हैं, जानो उसको, इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा। वॉकिंग और रनिंग बहुत टेक्निकल डिफरेंस है उसमें। वॉकिंग में एक साथ दोनों पैर कभी हवा में नहीं हो सकते, एक पैर जब जमीन पे आ जाता है तब दूसरा उठता है। और रनिंग में एक टाइम में एक ही पैर जमीन पे होता है, एक टाइम में दोनों पैर हवा में हो सकते हैं। कभी भी करके देखना, वॉकिंग जब हम करते हैं तो पैर एक जमीन पे जब आ जाएगा तब दूसरा उठेगा, जब पहला आ जाएगा तब दूसरा। और रनिंग में एक हवा में दोनों पैर आ जाएंगे। तो कंपटीशंस जो होते हैं उनमें ऐसे ही देखा जाता है। वॉकिंग कंपटीशन होता है, उसमें जो अच्छे वॉकर हैं वो दौड़ने वालों से तेज दौड़ चलते हैं, लेकिन कंपटीशन में यही देखा जाएगा कि पैर उनका कैसे है।
तो हर चीज का कोई टेक्निकल आधार है। हम जो भी देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, जो चीजें हमारे सामने होती हैं, उनका हमें मतलब समझना चाहिए। ठीक, लिसनिंग और हियरिंग में क्या अंतर है, वॉचिंग और सीइंग में क्या अंतर है। वॉचिंग क्रिकेट हॉबी है हमारी, तो बोर्ड पूछता है सीइंग क्रिकेट क्यों नहीं करते, वॉचिंग क्यों करते हो, तो कुछ तो अंतर होगा ना। हम उस पर सोचते ही नहीं, हमें पता ही नहीं। यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब है कि आप अगर जो चीजों के बारे में अलर्ट हैं तभी आप यहाँ सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आप जिस जिले में जाएंगे वो नया जिला होगा, आपका कोई लेना देना नहीं। अचानक तब आपको दे दिया जाएगा जब वहाँ कोई क्राइसिस चल रही होगी, जैसे दंगा हो गया, कुछ हो गया, तो तुरंत डीएम साहब बदल दिए गए। अब नया जिला है, लेकिन आप अगर जो अलर्ट हैं तो हर चीज को कैच कर लेंगे, देख लेंगे ये हो रहा तो क्यों हो रहा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आप उसकी जो कॉजेशन थ्योरी है वहां तक जाएंगे। लेकिन आप अलर्ट नहीं हैं तो आप चीजों को जानेंगे नहीं, साहे बेखबर, आग लग जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा। आप ब्यूरोक्रेट हैं तो आप अलर्ट हैं या नहीं, आप चीजों को जो भी सामने है उसके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, यही परीक्षण किया जाता है। तो बहुत सारे गुण हैं और थोड़ा सा कठिन हो जाता है। नहीं तो मेरा मानना है कि जो इंटरव्यू का सिलेबस है, जो इंटरव्यू के बारे में यूपीएससी ने लिखा है, वो सबसे पहले दिन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उन्हें पता हो कि हमारे अंदर कौन से गुणों का परीक्षण होना है। आज जाके घर पे देख लेना नोटिफिकेशन, यूपीएससी सिविल सर्विस नोटिफिकेशन पीडीएफ में तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, एक बार पूरा पढ़ना कि क्या है।